हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, आपको बताइए कल के दिन या आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहाँ पर आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। क्या लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से अच्छी हमको देखने को मिलेगी या फिर नीचे जो है वो एक्सपेक्टेशन से होती हुई देखने को मिलेगी। वो कौन से फैक्टर्स है जो दोस्तों लिस्टिंग को आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको नहीं मिला वो क्या करें। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, जैसे मैंने कहा, कल के दिन इशू आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो जिनको मिला है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज नो डाउट अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा टफ था इस आईपीओ में। 425 का आपको एक शेयर मिला है, 34 शेयर्स मिले अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया था। अगर एचएनआई में लगाया तो ऑब्वियसली ज़्यादा शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है कि दोस्तों वो आईपीओ किस प्रकार का था। लिस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो यही है। तो ये आईपीओ दोस्तों आपको एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू देखने को मिला 290 करोड़ का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश इशू? फ्रेश इशू का मतलब दोस्तों ये है कि कंपनी को खुद को पैसे की जरूरत है, ना कि कंपनी के कोई प्रमोटर्स या फिर निवेशक अपना हिस्सा बिक्री कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैसा किसके पास आएगा? खुद कंपनी के पास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। फ्रेश इशू का मतलब ये होता है। और जब भी दोस्तों कंपनी कोई फ्रेश इशू लेकर आ रही है तो ये माना जाता है कि कंपनी जो है वो वैल्यूएशन को सही रखेगी ताकि निवेशक जो है वो उस आईपीओ में पैसा लगाए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो फ्रेश इशू लार्जली एक पॉजिटिव माना जाता है, रेदर देन कि ओएफएस अगर आपको आता हुआ दिख जाए तो वो कहा जाता है कि थोड़ा सा नेगेटिव है। रीज़न सिंपल है कि ओएफएस के अंदर कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है। और ओएफएस का मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी को खुद को पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कि कंपनी जो है वो वैल्यूएशंस को थोड़ा सा ऊपर रख दे, एब्जर्ड रख दे, कि वहाँ पर आप निवेशक जो है वो उतना पैसा ना बना पाए। हर में याद रखिए एक उपवाद होता है, मतलब हर में आपको ज़रूरी नहीं कि फ्रेश इशू सारे अच्छे देखने को मिले, ओएफएस सारे खराब देखने को मिले, बट ये लार्जली माना जाता है। ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कि उस आईपीओ को रिस्पॉन्स किस प्रकार का मिला। तो देखिए, कल के दिन मतलब जो फाइनल सब्सक्रिप्शन आया था वो नो डाउट बहुत शानदार था। 96 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, राइट। 96 टाइम्स का मतलब ये कि क्यूआईबी ने इस आईपीओ में कुल मिलाकर 8,362 करोड़ रुपए लगाए। ये था कि हाँ, 100 गुना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बट नहीं हुआ। एचएनआई कैटेगरी लगभग 397 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी यहाँ पर तो आप कह सकते हैं अंधाधुंध पैसा जो है वो लुटाया गया। 17,312 करोड़ रुपए आए। रिटेल ने इस आईपीओ में 218 गुना लगाया और टोटल ये आईपीओ 200 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी आईपीओ को रिस्पॉन्स 200 गुना मिल रहा है, इसका मतलब ये कि उस आईपीओ को लेकर कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिमांड है। आप कह सकते हैं कि उस आईपीओ को लेकर उत्साह कितना ज़्यादा है। तो वो क्लियरली दिखता है इस सब्सक्रिप्शन से। तो वो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट भी टिक होता है, बिकॉज यूथ सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि पहली बात तो कंपनी या तो अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। सेकंड बात ये होता है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो आईपीओ है उसके अंदर आपको फर्दर बाइंग एक्शन देखने को मिलना चाहिए ऑन द लिस्टिंग डे। जब इतना ऊपर, याद रखिए, आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है तो ऊपर खुलना भी चाहिए और उन लेवल्स पर भी बाइंग होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन होती है, ज़रूरी नहीं कि हो, बट ये एक्सपेक्टेशन होती है। हाँ, एक पॉइंट जो आई थिंक ज़रूरी हो गया आजकल समझना, कि क्या ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा भी, क्या ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। अब इसका मतलब क्या समझाता हूँ। हुआ क्या है दोस्तों, हाल फिलहाल में अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो आईपीओ ठीक ठाक सब्सक्राइब आपको होते हुए देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं रैदर देन वो आईपीओ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। ज़रूर ये मैं नहीं कह रहा कि देखिए सारे जो ओवर सब्सक्रिप्शन आते हैं आईपीओ वो खराब ही करते हैं, बट ये हमने हाल फिलहाल में देखा, जैसे कि एसबीआई फंड्स, राइट, वो सबसे आप कह सकते हैं प्राइम एग्जाम्पल हो चुका है। वहाँ पर बहुत ही पैसा आया, क्यूआईबीज ने बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन डाला, एचएनआई ने डाला, रिटेल ने डाला, शेयर होल्डर्स ने डाला, बट लिस्टिंग पर क्या हुआ, जो अनुमान था उससे काफ़ी कम पैसा मिला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि दोस्तों अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो कभी कभार प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि देखिए उस आईपीओ की जो सेलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक फैक्टर है। यानी देखिए, ये जो क्यूआईबीज है 96 टाइम तो सब्सक्राइब हुआ है, राइट, इनकी तरफ से, इनकी मतलब इनके अंदर ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबीज में आपको एफआई भी देखने को मिलता है, डीआई भी देखने को मिलता है, म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलता है और अदर्स भी देखने को मिलता है। अब होता क्या है दोस्तों कि एफ और डी को तो फ्लिपर्स नहीं माना जाता है। फ्लिपर्स का मतलब क्या है कि देखिए आईपीओ अलॉट हुआ आपको एज अ डी आई एज अ अदर कैटेगरी और आपने सेलिंग कर दिया, तो आपने जो उस दिन सेलिंग प्रेशर है उसमें ऐड ऑन किया है। तो वो बहुत बार हमने देखा है कि ऐसा होता है। सो अब देखते कल होता है क्या नहीं, बट ठीक है, ये एक पॉइंट ज़रूर है, ठीक है। और एक और चीज़ जिसके ऊपर हम नजर डालते हैं वो है दोस्तों जीएमपी। अब जीएमपी अगर आप देखेंगे तो 107 रुपये हो चुकी है, अगेन 100 के अबाव चलती हुई देखने को मिल रही है एंड 105 रुपये के ऊपर निकल गई है। अब 107 रुपये के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है विच इज़ 25%। तो जो ग्रे मार्केट के अंदर आप कह सकते हैं एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो ये है कि अभी 25% के आसपास ये लिस्टिंग गेन दे सकता है, कम भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जीएमपी बंद नहीं हुई है बिल्कुल। आप मान के चलिए कि 9
45 तक भी कभी कभार रेट आते हैं, मतलब 9:45 तो नहीं, 9:30 तक भी कभी कभार रेट हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो होता है, 9:30 AM की बात कर रहा हूँ, जब तक वो लिस्ट नहीं हो जाता है तो वो रेट बदलते रहते हैं। बट हाँ, अभी लार्जली अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बात समझ में आएगी आपको कि जो GMP है वो आपको 20% के ऊपर ही टिकती हुई देखने को मिली है। तो 20% के ऊपर लार्जली एक्सपेक्टेशन है कि GMP रही है, तो 20% का GMP के हिसाब से लिस्टिंग गेन का अनुमान लगाया जा रहा है ग्रे मार्केट के द्वारा। अब आते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और कौन से फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ये देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है दोस्तों कि कल के दिन ये IPO आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलना चाहिए 20 से 22% ऊपर। इसका मतलब ये है कि 510 रुपये से लाकर 519 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन का मेरा अनुमान है। अब आप कहेंगे कि 25% तो प्रीमियम चल रहा है, फिर मैं 20-22% क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मैंने देखिए वो एक चीज़ ली है जो है कि ये IPO पहली बात तो छोटा है। छोटे IPOs में दिक्कत क्या होती है कि लिस्टिंग बहुत बार दोस्तों अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। मतलब आपने कुछ अनुमान कुछ और लगाया, लिस्टिंग कुछ और हो गई, ये बहुत बार देखा गया है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जितना पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला है, सेलिंग प्रेशर कल के दिन रहता हुआ दिखेगा। मैं कह रहा हूँ दिखेगा मतलब चांसेस है कि आपको सेलिंग प्रेशर तो आता हुआ दिखे ऊपर से। सो वो भी थोड़ा सा दोस्तों लिस्टिंग में आप कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम कर सकता है। प्रॉब्लम तीसरी क्या है इस कंपनी के साथ कि थोड़े सा वैल्यूएशन आप कह सकते हैं कंपनी के ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी कंपनी मुनाफा नहीं कर पाई है। ज़रूर एक ऐसे सेक्टर से आ रही है जो अपने आप में बेहतरीन है और इस सेक्टर को लेकर बहुत पॉजिटिवनेस है ओवरऑल। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए अभी तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको उतने सुधरते हुए देखने को नहीं मिल रहे। तो वो एक और फैक्टर है जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नेगेटिव हो सकता है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से 20% तो किसी भी लिहाज से मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि मार्केट अगर बहुत ही ख़राब हो गया, मतलब कल मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे गिर गया तो कुछ बात अलग है और वो होने वाला नहीं है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं। बट मेरे हिसाब से कल के दिन एक रीजनेबल लिस्टिंग गेन मिलते हुए देखने को मिलेंगे। देखो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। MV जो है छोटी मोटी इन द सेंस की कंपनी का जो कारोबार है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि देखिए बहुत आसानी से आप एंट्री ले सकते हैं। कंपनी जो है वो रेलवे के अंदर काम करती है, जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है इलेक्ट्रिकल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, वो कंपनी बनाती है। जिसमें कंपनी IGBT बेस्ड जो 3rd फेज ड्राइव है, जो प्रोपल्शन इक्विपमेंट होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्विच गियर पैनल्स फॉर रेलवे कोचेज, ये सब कंपनी जो है वो क्रिएट करती है। और जैसे मैंने कहा इसमें ऑर्डर बुक कंपनी की अच्छी नज़र आती है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी का ऑलमोस्ट दोस्तों जो बताया जाता है कि जो एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है, मतलब इतनी कंपनी एग्जीक्यूट करेगी, इसमें लगभग 921 करोड़ रुपए के आसपास आता है, राइट। तो 921 करोड़ का मतलब क्या है कि कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। तो फ्यूचर को लेकर ये आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू को लेकर एक क्लैरिटी दिखती है, जो एक पॉजिटिव बात है। तो अगर आपका व्यू ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम बस जैसे मैंने कहा क्या है वो ये है कि आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और एक और बात, कल लिस्टिंग के बाद ये सिर्फ आपको एक दिन में 5% ही बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कल T कैटेगरी के अंदर इसकी लिस्टिंग होगी, 5% ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता है लिस्टिंग के बाद की करूँ तो। अगर लोअर सर्किट भी लगता है तो 5% का लगेगा, अपर सर्किट भी लगता है तो 5% का लगेगा। और लार्जली हमने क्या देखा है, जो T कैटेगरी वाले शेयर्स होते हैं वो लिस्टिंग के दिन कुछ ना कुछ सर्किट लगाते या तो अपर लगा देते हैं या तो लोअर लगा देते हैं। तो वो एक फैक्टर भी है जो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो इसलिए इसकी लिस्टिंग जो है वो आपको उस तरीके से देखने को मिलती है कि कभी कभार जो अनुमान लगाया जाता है उससे कुछ उल्टा ही हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पैसा नहीं बनेगा, वापस से कह रहा हूँ। बट जैसा मैंने कहा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये एक फैक्टर है जो इसके अंदर रोल प्ले कर सकता है। बाकी मुझे लगता है कि देखिए कंपनी काम बढ़िया कर रही है। अगर कंपनी अपनी बैलेंस शीट को सुधार लिया तो नो डाउट बहुत शानदार कंपनी में से एक ही गिनी जा सकती है, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी स्टॉप लॉस एक बार ध्यान रखिए आप क्या रखा के चलिए 3% का, 5% का क्यों नहीं, वापस बता रहा हूँ, क्योंकि लोअर सर्किट लगने के चांस होते हैं। तो जो भी हाई बनाए डे का, राइट, वहाँ से 5 नहीं लेकिन 3% का आप स्टॉप लॉस ला के चलिए, ताकि लोअर सर्किट से पहले आपका जो सौदा है वो निकल जाए। अदरवाइज होगा कि लोअर सर्किट में लग जाएगा तो फिर वो पता नहीं कि देखिए अगले दिन लोअर सर्किट लगा या फिर अपर सर्किट लगा है, वो कहना मुश्किल है। बट जैसे मैंने कहा जो दिन का अपर रेंज है उससे 3% का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो वो बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जिनको नहीं मिला है वेट एंड वॉच, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है हमको। मेरी हमेशा एक ही बात होती है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बाकी जो भी आपको अपना फैसला खुद लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। यहाँ पर कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं जाती है, ये क्लियर आपको मैं कर देता हूँ एज ए डिस्क्लेमर। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।